हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूपीजीएस एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय 27 अगस्त को प्रस्तावित जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का जो है सेक्शन वाइज मैराथन क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम हिंदी के जो यूथ पब्लिकेशन का जो और प्रैक्टिस सेट बच गया है, उसमें जो और पार्ट बच गया, हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ क्रम वाइज। ठीक है, अब उसी में 11 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, तो उसी का आज हम क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आने वाले एग्जाम में इसका हेल्प लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। तो तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर तत् धन हित होगा। ठीक है, तत् धन हित होगा, ये ध्यान रखिएगा। तत् और हित कैसा संधि विच्छेद है तद्धी, तो ये हमारा व्यंजन संधि विच्छेद है। कल हमने बहुत अच्छे से बताया भी था व्यंजन संधि विच्छेद पहचानने का क्या तरीका है। तो व्यंजन संधि विच्छेद है। व्यंजन संधि विच्छेद कैसे पकड़ते हैं, तो अगर किसी भी व्यंजन के बाद व्यंजन हो या स्वर हो, तो जो व्यंजन होता है वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त है तो त थ द में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी। तत् धन हित। फिर कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। ठीक है, पाथेय ऐसा सामग्री होता है जो रास्ते में जाने के लिए व्यक्ति अपने पास रखता है। तीसरा कह रहा है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो उसमें कहेंगे कि अवधि और अवधि। ये क्या है, समरूपी भिन्नार्थक है, क्योंकि जो अवधि था पर छोटी की मात्रा होती है उसका मतलब काल या समय होता है, काल या समय होता है। जबकि जो बड़ी ई की मात्रा होती है अवधि, वो क्या होती है, हमारा भाषा होती है, अवधि भाषा। ठीक, ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंक शब्द में अनेकार्थी शब्द, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो इसमें अगर हम अंक का बात करेंगे, एक तरह से आप कह लीजिए कि इसका क्या है, पर्यायवाची है। मतलब अंक के और कितने मतलब निकल करके आते हैं। तो इसमें देखिए, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब एक संख्या होता है, और एक अंक का मतलब अध्याय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको स्टार लगाते हैं। फिर पांचवा नंबर कह रहा है कि गिरि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गिरि का पर्यायवाची नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे पवन, सीधा सीधा पकड़ लेंगे कि पवन किसका है, वायु का हो जाएगा। पर्वत, अचल, भूधर, शैल, नग, तुंग, पहाड़, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके होते हैं, पर्वत के होते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धूसर किसका पर्याय है। तो धूसर हमारा गर्धव, गर्धव का पर्याय है। गर्धव मतलब क्या होता है, गर्धव मतलब गधा होता है। उसका और पर्यायवाची क्या होता है, बैशाख नंदन होता है, चक्रीवान होता है, खर होता है, रासव होता है। ये सारे के सारे पर्यायवाची हमारे होते हैं गधा के। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि धूमिल शब्द का विपरीत क्या होगा। तो धूमिल शब्द का विपरीत क्या होगा, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप आराम से बता देंगे। धूमिल का विपरीत हमेशा क्या होगा, उज्जवल। धूमिल मतलब धुंधला होता है, उज्जवल मतलब स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे। आठवां नंबर कह रहा है औपचारिक शब्द में कैसा प्रत्यय लगा हुआ है। तो औपचारिक, औपचारिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, यहां से आप पकड़ लेंगे। फिर कह रहा है कि अब ये बड़ी मत लगाइए क्योंकि यहाँ पर छोटी ही लगा हुआ है। ठीक है, सिंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, ये लिखने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत आराम से समझिएगा। सिंगार में ये नीचे वाला श्रेय नहीं होता है। ठीक है, ये गलत होता है, हमेशा एक होता है। इस तरीके से श्रृंगार को लिखा जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहाँ गया, हाँ। फिर कह रहा है कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 10वां में अगर हम देखेंगे तो इसमें संबोधन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संबोधन का चिन्ह दिख रहा है, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, ऑप्शन बी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कल हमने बताया भी था, एक बार और जान लीजिए कि हमने बताया था कि जो है 8 प्रकार के होते हैं आपका कारक, वो सभी चिन्हों को आप जान लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा होता है, संप्रदान को या के लिए होता है, अपादान हमेशा अलगाव के लिए होता है, से, और संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ये सब आते हैं। अधिकरण में, पै, पर, ये सब आते हैं। और संबोधन में हे, है, ऐ, ओ, अरे, इस तरह का संबोधन लगा रहेगा, तो ये सारे हमारे होते हैं संबोधन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो जिसके सिर पर चंद्रमा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर बोलेंगे। ठीक है,
और आइए फिर कह रहा है कि अगर चंद्रचूड़ किसके होगा, तो चंद्रचूड़ मतलब कि जो मतलब कि चूड़ा जिसके बालों में क्या हो, चूड़ा हो, उसे चंद्रचूड़ बोलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है 12 नंबर की विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो हम कल से बार बार बता रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस को पकड़ने के लिए हमेशा सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, अग्रजा क्या है, स्त्री लिंग है। बाकी राजन हुआ, सागर हुआ, छात्र हुआ, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, और इस अग्रजा का अगर हम अग्रजा देखिए लग गया, कभी भी आकारांत हो जाता है तो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग में चला जाता है। और अगर हम यहाँ पे अग्रज लिखा होता, अग्रज, तो ये क्या होता, पुल्लिंग होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएगा वो क्रिया विशेषण। माफ कीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा कि नहीं हुआ, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, लड़का रो पड़ा, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। तो वह क्षण भर में आएगा, इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, और सभी संयुक्त क्रिया, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक, अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक मिनट, कहाँ चला जाता है, हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र अगर लिखवाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बता देंगे कि जब भी अपने काम करके न करके कर्ता दूसरे से काम करवाए तो हमेशा क्या करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और 16 नंबर कह रहा है कि वह के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है, तो वह क्या हो जाएगा, वह का मतलब निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, उससे। ठीक है, अपादान कारक एक वचन में क्या हो जाएगा, उससे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि संप्रदान का कारक का पूछे एक वचन में तो उसका हो जाता है इसके लिए। ठीक, और अगर कर्म कारक का एक वचन पूछे तो उसको हो जाता है, ये कर्म कारक का हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, एक मिनट, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है राज्यपाल वाला। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई लोग गलत करते हैं व्यक्तिवाचक लगा करके। तो राज्यपाल क्या होता है, एक जातिवाचक, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि आपका एक राज्यपाल क्या एक पद है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी भावना को या किसी समूह को दर्शा रहा है। ठीक है, राज्यपाल अपने आप में क्या एक जाति को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई कह दे अध्यापक, कोई कह दे मंत्री, तो ये एक जाति को ही दर्शाता है। तो उसी प्रकार राज्यपाल। 18 नंबर में कह रहा है अशुद्ध शब्द को क्या करना है, बताना है। तो अशुद्ध शब्द इसमें क्या हो जाएगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि संकट ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। संकट हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जबकि अंकट, संशय और ये सारे चीज क्या है, शुद्ध है। घोष वर्ड अभी कल हमने बताया था, आज फिर से इसी तरह से क्वेश्चन आ गया कि घोष वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो घोष वर्ड कौन सा है, ज। ठीक है, ये ज आपका कैसा है, घोष वर्ड, जबकि अन्य जो है आपके कैसे वर्ड है, तो क या च या ट, ये सब क्या है, अघोष वर्ड कहलाते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट नीचे करें, हाँ। अब आइए, कह रहा तोड़ती पत्थर किसकी कविता है। तोड़ती पत्थर किसकी कविता है, तो तोड़ती पत्थर अगर हम देखेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ठीक है, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भी रचनाएं हैं जिसे याद रखिए, कई बार पूछ लेता है, जैसे अनामिका। अनामिका इन्हीं की है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण है राग और विराग, राग विराग, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। एक गीतिका भी बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखिएगा, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ महत्वपूर्ण जो है आपकी रचनाएं थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को क्या करेंगे, रीड करेंगे सभी लोग। पैसेज को रीड करेंगे, रीड करके इसका आंसर क्या करेंगे, देंगे। एक बार हम पैसेज को सामने दिखा दे रहे ताकि आप लोग अच्छे से क्या कर सके, रीड कर सके। ये देखिए, इसको रीड करिएगा पॉज करके। रीड करने के बाद अब आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व
शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक अहिंसा और प्रेम, वही गांधी जी वाला मार्ग। फिर 23 क्या कह रहा है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो कैसे? अहिंसा के द्वारा गांधी जी ने यही काम किया। ठीक है, गांधी जी का जो संदर्भ था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब देखिए 24 क्या कह रहा है कि संक्षेपण मूल पाठ का कितना होता है? तो ये सभी लोग पता है कि हमेशा 1/3 संक्षेपण, जो भी पाठ रहेगा अगर उसका 1/3 लिख देंगे तो संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, 24 में देख लेते हैं, 25 देखते हैं। 25 देखिए क्या कह रहा है कि ओखली में सिर देना, ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। ओखली में सिर देना मतलब मुसीबत क्या करना? झेलना। ठीक है, मुसीबत झेलना, ये होता है ओखली में सिर देना। ये हो गया। अब स्वागत करना आप सभी लोग जान ही रहे हैं। ठीक है और उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सखिन्न सहित हर्षी अति रानी सुखद धानु परा जनुपानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक मिनट, तो आइए चलिए, तो ये एक आपका पद था, इसको पढ़ते हैं। सखिन्न सहित हर्षी अतिरानी सुखद धानु पराज अनुपानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा के एक और जो वाचक शब्द होता है मनु मानो, जनु जानो, यह हमेशा आपका उसमें क्या होता है? लगा रहता है जनरली। तो देखिए यहाँ पर देखिए जनु लगा हुआ है, इस तरह से क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, भाव अगर किसी के हृदय में है तो उसे क्या बोलेंगे? आश्रय। 28 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 28 क्वेश्चन कर रहा है कि अब यहाँ पे अशुद्ध बताना है कि कौन सा एक वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो 28 में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो अशुद्ध इसमें पूछ रहा है, तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, ये आपका क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए आम सभा नहीं, यहाँ पर अगर दिया होता कि सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये सही हो जाता है। और आम सभा की वजह से क्या हुआ? ये गड़बड़ हो गया। अब देखिए 31 में समास कौन सा है? तो ये हमने पहले भी देखा कि जब भी नंबर आ जाए तो क्या होगा? द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि सप्ताह आ जाए, चौराहा आ जाए, तिराहा आ जाए, ये सारा कुछ क्या होता है? द्विगु समास का उदाहरण होता है। 30 नंबर और इस 15 प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, तो जिस पर अगर अभियोग लगाया जाता है तो उसे अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अभियोग लगाया गया है तो उसे क्या बोलेंगे? अभियुक्त बोलेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए, तो हमने 15 नंबर क्वेश्चन को आज क्या किया? 15 नंबर सेट को 30 क्वेश्चन को हमने हल किया। ठीक है, अब हम चलेंगे पीछे बैक की तरफ, हम उल्टा चल रहे हैं। आज 15 नंबर को देखा, अब देखिए 14 नंबर प्रैक्टिस सेट को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, 14 नंबर प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट का आप लोग लगाना शुरू करिए। शुरुआत आपका फिर से संधि विच्छेद से ही है, शुरुआत संधि विच्छेद से ही है। एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हाँ, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखिए क्या कर रहा है कि हिंदी परिज्ञान और लेखक योग्यता संबंधित है। अब आइए क्या कर रहा है कि बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाजारूपन का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो बाजार धन उ धन पन, इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है और इसका संधि बीज निकल कर आता है बाजार, एक वर्ड तोड़ेंगे, फिर उ को तोड़ेंगे, फिर पन को तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा नहीं है उसे क्या बोलेंगे? निस्पृह बोलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसे हमेशा क्या बोलते हैं? अंतेवासी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अन्न और अन्य शब्द का क्या करना है? सही अर्थ बताना है। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
करा अक्ष का अनेकार्थी बताइए। तो अक्ष का अनेकार्थी क्या हो, अक्ष मतलब होता है धुरी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए, करा है कि 7 नंबर क्वेश्चन करा है कि मीमांसा, कहाँ गया अक्ष के बाद, हाँ 1 मिनट नीचे कर लेते हैं। ये मीमांसा का क्या करना है, मीमांसा का सही पर्यायवाची बताना है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है, समालोचन, समालोचन, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। तो अविर्भूत का सही विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभूत, उल्टा बताना है, ठीक है, तिरोभूत हो जाएगा। और अनेकता का विलोम क्या हो जाता है, अनेकता का विलोम क्या होता है, एकता होता है। अनावृष्ट का विलोम क्या होता है, अतिवृष्ट हो जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यय रहित शब्द हमको बताना है, किसमें प्रत्यय नहीं है। तो अनुवाद में क्या है, प्रत्यय नहीं है, जबकि वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है, मर्मज्ञ में भी प्रत्यय लगा हुआ है, ज्ञ प्रत्यय, और कृपालु में क्या है, जो है कृपालु में आलू प्रत्यय लगा हुआ है, कृपालु में आलू प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, वही पूछ रहा था, प्रत्यय विहीन। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमको बताना है। तभी हमने बताया था इसके पहले वाले में कि तद्भव और तत्सम किसे कहते हैं। तो तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से क्या किए हैं, शब्द तोड़ करके आए हैं, जबकि ज्यों का त्यों संस्कृत के वर्ड को तत्सम बोलते हैं। और देशज जो देसी भाषा में जो लोकल जगह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमुना हमारा क्या है, तद्भव है, जबकि इसका अगर हम तत्सम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, यमुना इसका क्या होता है, तत्सम होता है, और जमुना इसका तद्भव होता है, ठीक। अब देखिए, हाँ, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है एक अर्थी जो एक अर्थ देने वाला, एक होता है अनेकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी अनेक अर्थ देने वाला, तीसरा समानार्थी से पर्यायवाची कहते हैं, और चौथा को विपरार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1 मिनट, हाँ यहाँ से 12 नंबर से फिर कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द आपको क्या करना है, बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, सौभाग्य, काव्य, चंद्र। तो सुंदरता इसमें क्या है, सुंदरता हमारा स्त्रीलिंग होता है। जब भी हमने बताया कि जब भी आकारांत अगर शब्द आता है, ठीक है, तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगर सुंदर होता, ठीक है, तो वो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन अगर आपका सुंदरता लग गया तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो प्रभुता और अगर जड़ता, इस तरह से अगर हम लगा देते हैं आकारांत तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। अब कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया। तो अभी हमने बताया था प्रेरणार्थक क्या होता है कि जो खुद से काम न करके दूसरे के द्वारा कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिराना क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। इसमें हमेशा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आना क्या होता है, लगा रहता है, तो वो होता है हमारा प्रेरणार्थक। अब उसके बाद देखिए उसमें भी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, अगर मतलब कि द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, जैसे करवाना अगर लगा हुआ है तो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। 14 नंबर में अगर हम देख रहे हैं तो कह रहा गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो काल होता है, स्थान होता है, आकार होता है, रंग होता है, दशा होता है, गुण होता है, और दृष्टव्य होता है। इतने प्रकार के होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। आइए कहाँ गया, हाँ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो 15 नंबर में कहेंगे कि देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वातंत्र्य, तो हो जाएगा इसका स्वातंत्र्य होता है, ये आपका वर्तनी सही है। 16 नंबर में देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है, ठीक है, ये चारों कौन सा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ख क्या है, यह जो आपका स्पर्श व्यंजन भी है, क्योंकि पहला वाला क ख ग घ जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, और कंठ ध्वनि भी होता है ख, और ये क्या होता है, अघोष व्यंजन होता, सभी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अघोष भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना था, तो इसमें ख हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी वर्ग का क्या क्या होता है, पहला दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है। और महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान को मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या की गई है, इसकी व्यवस्था की गई है। लिपि कैसी होगी, देवनागरी पद्धति की होगी। अब कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का को कौन सा कवि माना गया है। इनको क्रांतिकारी कवि माना गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका, हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश का क्या करना है, आपको पढ़ना है। इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पद्यांश को हम समय नहीं वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। आप समय को पढ़ लीजिएगा पद्यांश को, और उसके बाद क्या करना है, इसके संबंधित हम जो है क्वेश्चन हम हल करा देते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन करा है, इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो चरित्र एवं स्वभाव क्या किया गया है, महत्व दिया गया है। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द प्रत्यय है। तो अब कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है, तो अब ये बहुत आसान है, प्रत्यय बाद में लगता है, आप जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, पन प्रत्यय लगा हुआ है। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्न से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है। तो फूल शब्द का पर्यायवाची प्रसून का मतलब क्या होता है, फूल होता है। और अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे, पुष्प हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, कुसुम, मंजरी, पुहुप, ये सारे के सारे फूल के प्रत्यावाची पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जबकि मधुप का अगर हम देखेंगे तो ये भौरे को बोला जाता है, और इसका मिलिंद और भृंग भी होता है, ठीक है। और कमर और जलज को आप जान ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आ गया कि वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। तो वैयक्तिक पत्र हमेशा किसके बीच, सगे संबंधियों, इसी को हम बोलते हैं कि अनौपचारिक पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। बकिया अगर हम किसी पदाधिकारी को लिख रहे हैं, प्राचार्य को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होता है, औपचारिक पत्र का उदाहरण होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को आप ध्यान रखिएगा। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, सभी लोगों को पता होगा कि बहुत कंजूस होना। अब देखिए 24 का रहा, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे आसानी से। अब देखिए फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक, झूको कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब इसमें क्या करना है, कौन सा अलंकार है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी हमने बताया कि मनु मानहु जनु जानहु आ जाए तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, करा निम्न से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है। अभी हमने आपको बताया था 9 रसों के बारे में, ठीक है। उनसे संबंधित जो है उनका उनसे संबंधित उनका जो है वो भी हमने बताया था, ठीक, कि 9 रसों का क्या मतलब है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर व्यंग कोई रस नहीं होता है, व्यंग कवि होते हैं लेकिन रस नहीं होता है। अब देखिए 27 में क्या कर रहा है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो लिंग की दृष्टि से देखिए, मेरा पुस्तक अच्छा है, गलत है ये। आपकी नाक कट गई, यह आपका क्या है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। इस बात को आप देखिएगा। अब अगर यहाँ पे होता मेरा की जगह मेरी होता तो क्या होता, और यहाँ पर अच्छा की जगह अच्छी, मेरी पुस्तक अच्छी है तो क्या होता, वो शुद्ध हो जाता। इस बात आप ध्यान रखिएगा। गुलाब की रंग लाल नहीं, गुलाब का रंग लाल है। तो पढ़ने से ही बहुत कुछ समझ में आता है कौन सा गलत है कौन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते देखिए। और आपका 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन कहता है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परधर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें कैसा वाक्य भेद है, इसमें वाक्य भेद आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। इसमें 2 वाक्यों का जुड़ा हुआ है, और जब भी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जुड़ा निर्भर करता है तो वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। और हमने बताया था संयुक्त वाक्य
जब दो वाक्य और से, इसलिए से, या से, इन सबों से जुड़ा हो तो वहां पर क्या होता है, आपका वो संयुक्त वाक्य होता है। अब देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में कैसा समास है, तो देशभक्ति में देशभक्ति को अगर हम विच्छेद करेंगे तो देश के लिए भक्ति, ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देखिए 14 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि 30 में कि स्वरों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, बिना किसी की सहायता। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और उनको उनको जो न तो किसी व्यंजन की, न किसी अनुस्वार की, न किसी अनुनासिक की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 सेट को अच्छे से खत्म किया। अब हम देखिए बैक चलेंगे फिर से और अब 13 नंबर प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे और 13 नंबर प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, हम हल करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग पीछे से कर रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट को। अब देखिए 13 नंबर प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो 13 नंबर प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल करेंगे और इसको देखेंगे अच्छे से कि क्या है इसका। अब इसमें कह रहा है कि पहला, सब में देखिए जनरली संधि से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी क्या रहा है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो इसमें किस में विसर्ग संधि है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो विसर्ग संधि का मतलब होता है कि देखिए जिसमें इस तरह से विसर्ग लगा हो, तो इसमें दुष्कर क्या होगा, इसी में विसर्ग संधि होता है, क्योंकि इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो दूह धन कर होता है। और यही हमारा जो बिंद जो आपका ये विसर्ग होता है, यही षटकोट सा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो दुष्कर में इसका क्या हो जाता है, आपका विसर्ग संधि होता है। और अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय को अगर हम तोड़ेंगे तो हिम प्लस आलय में तोड़ेंगे, ये दीर्घ स्वर संधि में टूटेगा। और अगर हम उल्लास को तोड़ेंगे तो उत धन लाश, अगर हमने बताया था कि व्यंजन के आगे व्यंजन हो और उसका तीसरा रूप में परिवर्तित होता हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। तो देखिए उत और लाश में टूट जाएगा व्यंजन संधि। इसी तरह अगर हम अहंकार को तोड़ेंगे तो अहम धन कार, यह भी कैसा है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बिना पलक झपकाने के लिए कौन सा जो है शब्द उपयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, जबकि निष्प्रिय का मतलब होता है कि इच्छा रहित, और निर्विकार का मतलब होता है विकार से रहित। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा गया है लगातार, इसको बोलेंगे असूर्य पश्चा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कनक धतूरा, कनक धतूरा में आपको बताना है कि कनक और धतूरा का अर्थ क्या होता है अलग अलग। तो कनक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, सोना, ठीक है। यहाँ पे इसी बात को पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ठीक। कनक कनकते 100 गुनी आपने सुना होगा, तो एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो उसी को यहां से निकाल करके दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो यह आपका जीवन का होता है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे आपका जैसे सार है तो इसका अनेकार्थी देखेंगे तो सार का मतलब होता है जैसे तत्व हो जाए या लाभ हो जाए या धैर्य हो जाए, तो इसके अनेकार्थी होते हैं। अब ये 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुलोमा का पर्यायवाची क्या है। तो पुलोमा, ये देखिए एक नया वर्ड है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। पुलोमा जो है पर्यायवाची शब्द किसका है, सची का होता है, ठीक है। सची मतलब इंद्राणी या इंद्रा, इसी का अन्य पर्यायवाची है, ठीक है। उमा आप सभी लोगों को पता होगा कि पार्वती, गौरी, शिवा, दुर्गा, ये सभी इन्हीं का पर्यायवाची है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, कंज पे। कंज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। राजीव, ताम्रस, इंदिवर, पंकज, ये सारे अंबुज, ये सभी किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। कंज को ध्यान रखिएगा। और इसी का एक पर्यायवाची पुंडरीक भी होता है। अब देखिए पंचसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचसर किसका पर्यायवाची है, तो ये कामदेव का पर्यायवाची होता है पंचसर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण कामदेव का पर्यायवाची देखेंगे तो कुसुमसर होते हैं, और रतिपति होते हैं, केतन होते हैं, मनसीज होते हैं, पुष्पंधवा होते हैं। ये सारे पर्यायवाची हमारे होते हैं किसके, इंद्र के, अरे माफ कीजिएगा कामदेव के। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का विलोम हमारा क्या होगा, तिरोभाव होता है। प्रकट का मतलब क्या होता है, दिखाना, और इसका क्या हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। उद्भव का क्या होगा, अवसान हो जाएगा। 8वां नंबर देखिए, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो पांडव में हमेशा कैसा प्रत्यय रहता है, तद्धित प्रत्यय लगा है पांडव में, ठीक है, तद्धित प्रत्यय, ठीक।
अब देखिए, क्योंकि इसमें पांडु जो है, पांडव जो है, पांडु से अप्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है, बना होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, अब आइए देखिए, 9वां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है। तो फारसी भाषा कौन शब्द है इसमें? फारसी भाषा में अगर हम देखेंगे तो मुर्गा कैसा है, मुर्गा हमारा मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बकिया अगर हम देखेंगे, सियार, सिंह, बानर, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि सियार, ये यहाँ पे देखिएगा, सियार वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, श्रृंगाल होता है तत्सम इसका। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, बानर, तो बंदर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गोबर का तत्सम क्या होता है, यह भी कई बार पूछा गया है। गोबर हमारा क्या है, तद्भव है, तो गोबर का गोमय हो जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द कैसा होता है, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, इस तरह का अगर वर्ड आता है तो उसमें परिवर्तन हो देखने को हमको मिलता है, आगे जैसा सेंटेंस प्रयोग करेंगे। लेकिन अविकारी क्या है, इसमें आगे कैसा भी सेंटेंस प्रयोग कर लीजिए इस पर, जैसे आज, कल, ऐसा, वैसा, जैसा, ये सारे के सारे कैसे वर्ड होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा, यह ताले की चाबी है। ठीक है, तो इसमें अब बताइए कैसा है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी जुड़ाव टाइप का समझ में आए, ठीक है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, और अपादान कैसा होता है, हमेशा अलगाव। जैसे राजा भिखारी को कंबल देता है तो वहां पर भी संप्रदान होता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शायद कल बाजार बंद रहेगा। तो शायद कल बाजार बंद रहेगा, इसमें जो है कौन सा भविष्य काल है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि अगर इसमें संभाव्य का मामला निकल करके आ रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर, कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तभी हमने इसके पहले ही बताया था कि रचना क्या की जाती है, रचना की जाती है, रचना की जाती है। ठीक है, रचना की जाती है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बकिया और सब क्या है, और सब हमारे पुल्लिंग हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नीली साड़ी में कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जो भी सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा तो क्या कहलाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण ही तो कहलाएगा। एक मिनट, नीली साड़ी, नीली साड़ी में माफ कीजिएगा, उसकी गुण की विशेषता बतला रही है, जैसे काली साड़ी, पीली साड़ी, हरी साड़ी। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये साड़ी क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। तो यहाँ पर इसके गुण की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा देखिए, मनाही और विद्वता, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर सोना, खुशी, तो ये भाववाचक नहीं है। सोना कैसा है हमारा, सोना हमारा मैटेरियल नाउन, मतलब संज्ञावाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्तनी अशुद्ध पूछ रहा है। तो वर्तनी अशुद्ध कौन सा है इसमें, देखिए इसको पढ़िए, शुश्रूषा, शुश्रूषा या वेशभूषा, मनीषा। तो जाहिर सी बात, इसका दो दिया तो इसी में से क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो इसका मतलब इसमें छोटा सु गड़बड़ होता है, हमेशा बड़ा सु से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शु श्रु शा, यही आपका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर, र का विवरण। ये कई बार पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला है। तो इसमें कह रहा है कि र कैसा है, र को देखिए, र कैसा है, य, र, ल, व, ये हमारे लुंठित में भी आते हैं, सघोष में भी आते हैं, और य, र, अब देखिए आपका अल्पप्राण में भी आता है। ठीक है, ये कैसा है, अल्पप्राण में भी आता है। तो और वर्तस तो होता ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उर्वशी किसकी रचना है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। ठीक है, इसी के लिए आपको पता है कि 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या पुरस्कृत भी किया गया था। इन्हीं की एक महत्वपूर्ण और रचना है, रश्मि रथी।
और रेणुका, इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं कि एक पैसेज का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पैसेज क्या करेंगे, आप अच्छे से रीड करेंगे पॉज करके। अब रीड करने के बाद जितने इससे संबंधित क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को, इस पैसेज को रीड कर रखा है। अब आइए अब इसको फटाफट क्वेश्चन लगा देते हैं। कह रहा है कि कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो बेकारी की समस्या क्या कर रही है, भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। 21 कह रहा, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिकता का क्या है, अभाव है। बेकारी की समस्या एकमात्र कारण है, किसका, शिक्षा प्रणाली। जो बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है, शिक्षा प्रणाली। अगर आप सभी को शिक्षित कर दीजिए तो अपने आप बेकारी की समस्या क्या होगी, हट जाएगी। फिर कह रहा है कि 23 में कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो इसमें शुभाशीष को क्या बोलते हैं, अभिवादन करना। ठीक है, सभी को पता है। अब देखिए, और अगर हम देखें 24 वाला, तो अपना रंग जमाना, अपना रंग जमाना मतलब प्रभावित करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। कौन सा अलंकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसमें कौन सा है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब जो है एक चीज में कई बार क्या हो, उससे कई अर्थ निकल करके आ रहा हो। ठीक है, तो वहां पर जो है हमेशा श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे वृषभानुजा है, तो वृषभानुजा का मतलब होता है, एक तो होता है कि वृषभानु की पुत्री, ठीक है, मतलब कि राधा, और दूसरा वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल की बहन गाय। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में दो अर्थ निकल करके आते हैं। अब देखिए 26 कह रहा है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये सभी को पता होगा, सोरठा के प्रथम चरण में 11 पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा में 11 और दूसरा और चौथा में 13 ये सोरठा का एक सामान्य सा नियम है। 27 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो वाह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना। अब देखिए कोई भी घृणित दृश्य है तो उसको वाह कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, छी कहेंगे। तो इसका मतलब है सी सही है। 28 कह रहा है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि मोटा सा आदमी आया है, आपकी अशुद्ध बताना है, कह रहा आपकी चरित्र अच्छी है, यही आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए था, आपका चरित्र अच्छा है। अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, सही हो जाता। तो दो क्वेश्चन देखिए इसमें और बचे हैं 13 नंबर प्रैक्टिस सेट में। सत सही में कौन सा समास है। तो अभी हमने बताया कि जब भी नंबरिंग आ जाए तो हमेशा कैसा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, और जैसे कि हमने इसके पहले बताया, दोराहा आ जाए, तिराहा आ जाए, चौराहा आ जाए, पंचवटी आ जाए, ये सारे क्या आते हैं, ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन इस सेट का क्या है कि इस जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको आप बताइए। इसका हो जाएगा अपरिहार्य, मतलब कि अपरिहार्य मतलब कि बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और हम कोशिश यही करना चाहते हैं कि इसे आज हिंदी को क्या करें, खत्म कर दें एक सेशन लेकर के। ठीक है, और आप सभी लोग साथ देंगे तो यह भी मुमकिन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखिए इस सेट को हमने क्या किया, अच्छे से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेट की तरफ चलेंगे। अब इस सेट को भी अच्छे से आप लोग लगाइएगा और हमारा साथ दीजिएगा। तो अब 12 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखिए क्या कहते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए, तो फिर से पर्यायवाची संधि विच्छेद से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए संधि विच्छेद पहला है, महेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सभी को पता होगा महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और कैसी संधि है, तो गुण स्वर संधि का प्रकार है। ठीक है,
जब भी इसका चेंज हो जाता है गुण, देखिए हमेशा खड़ी चुटैया होती है, इस तरह खड़ी चुटैया या डबल चुटैया जब भी मिल जाए तो आपका कैसा होता है गुण, जैसे औषध, महोषध, ठीक है, इस तरह का आ जाए तो क्या होता है गुण, गुण स्वर संधि होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। अनाहूत मतलब क्या होता है, जिसे बुलाया न गया हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसके आने की कोई तिथि न ज्ञात हो उसे क्या बोलते हैं, अतिथि। यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अनिष्ट का अर्थ, अनिष्ट का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि अनिष्ट का अर्थ डॉट डॉट होता है, परंतु अनिष्ट है और एक अनिष्ठ है का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूप भिन्नार्थक शब्द पूछ रहा है। तो अनिष्ट का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते कि आज कोई अनिष्ट न हो जाए, मतलब कोई हानि न हो जाए, तो इसका एक हो जाएगा। जबकि अनिष्ट का मतलब तो उसने बता ही दिया है। अब देखिए जिसमें आपका निष्ठा न हो, तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक का अर्थ पुराना है। किसका अर्थ पुराना होता है, ये सभी को पता होगा। चीर का मतलब क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है। जबकि प्राचीर का मतलब होता है चार दीवारी, और एक बड़ी अगर चीर लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कपड़ा। जो महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है हम उसको बता दे रहे हैं ताकि जहां पर कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, किसका है, कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची होता है, कुबेर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बादल का पर्यायवाची क्या होता है, तो मेघ होता है, नीरद होता है। हमने बताया था कि द जिसमें लग जाए वो क्या होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। जबकि चपला किसका होता है, विद्युत का होता है, ठीक है, और इसका एक दामिनी भी होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रछन्न शब्द का विलोम प्रतिपन्न होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर कभी भी मुख्य या प्राथमिक का विलोम पूछे तो हमेशा क्या होगा, गौड़। गौड़ मतलब क्या होता है, कम महत्वपूर्ण। 8वां नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर ले। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर कह रहा है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो इन सब कैसे हैं, भाववाचक जो है प्रकार के प्रत्यय हैं, ठीक है, भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। क्योंकि आहट, आवट, आश ये सब क्या है, जैसे अगर हम इससे शब्द बनाएं तो कड़वा से कड़वाहट बन जाएगा, आम से अमावट बन जाएगा, मीठा संज्ञा से क्या बनेगा, आस, अगर हम प्रत्यय लगा देंगे तो मिठास बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कहाँ गया, सॉरी, गधा का तत्सम पूछ रहा है, तो गधा का तत्सम क्या होता है, गर्दभ होता है। फिर कह रहा नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना या स्वर्ण है, तो एक का अर्थ आप सभी लोगों को पता होगा, इसका हाटक होता है। हाटक का मतलब क्या होता है, सोना होता है या स्वर्ण होता है, ठीक है। रजत का मतलब चांदी, ताम्र का मतलब तांबा, ठीक है, और पीत का मतलब पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा डॉट डॉट डॉट, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा है, अधिकरण। अगले साल में आएगा या अगले साल को आएगा, ठीक है, या अगले साल में आएगा। हमने बताया था कि अधिकरण में, मैं, पर, तो अगले साल में आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका अधिकरण। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे जो मतलब व्यक्ति अपना उद्देश्य होने पर संतुष्ट हो जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, कृतार्थ बोलते हैं। नहीं बोलते, आज हमारा क्या हो गया, अब हमारा कृतार्थ हो गया, ठीक है। और जो किसी के किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा हो जाएगा, हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है, भाववाच्य होगा यहाँ पर कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सब सारे क्या हो जाते हैं, भाववाच्य में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्प में वधु का बहुवचन क्या होगा, तो वधु का बहुवचन अगर हम देखेंगे तो वधुएं, ठीक है, ये बहुवचन होता है, बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखिएगा, अन्य सब जितने भी हैं गलत दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा,
तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये सारे हमारे कैसे हैं, गुणबोधक के, ये ठीक है, गुणबोधक के प्रकार हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोग पता होना चाहिए कि गुणवाचक जो विशेषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 7 प्रकार के होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कौन कौन होते हैं, तो काल बोधक होते हैं जो काल को बताते हैं, समय, नया, पुराना। ठीक है, और स्थान बोधक होते हैं जो आपको स्थान, जैसे पंजाबी, ऊपर नीचे दायां बायां। और कह रहा है कि जो आकार को बताए, आकार बोधक, जैसे गोल, चौकोर, त्रिभुजाकार। रंग बोधक होता है लाल, पीला, नीला। और एक दशा बोधक होता है दुबला पतला कैसा उसकी दशा है। एक गुण बोधक भला बुरा, अच्छा झूठा सच्चा, इस तरह का होता है। एक होता है द्रष्टव्य, मतलब बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी। तो ये हमारे 7 मुख्य रूप से इसके क्या होते हैं, आपके गुणवाचक क्या होते हैं, विशेषण के जो है भाग होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा। उच्च श्रृंखल होता है, उच्च श्रृंखल पढ़ते हैं इसको, ये स्र वाला नहीं होता है, उच्च श्रृंखल पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो भी बहुत महत्वपूर्ण। ह को क्या बोलते हैं, काकल्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, और जैसे अगर हम बोलेंगे कि यह कैसा होता है, तो इसी तरह यह आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, स हमारा उष्म व्यंजन होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए, कह रहा है गुनाहों का देवता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता सबको पता होगा कौन है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का जो है रचना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1 मिनट, हाँ, अब इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, इसे आसानी से रीड करेंगे। अब कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ, प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा कैसा है, शब्द रहित है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। ठीक, आप सभी लोग पता होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ, कह रहा है कि यत्न से आशय है। ठीक है, यत्न से आशय क्या है, यत्न का मतलब होता है, माफ कीजिएगा, ये प्रयास है। ठीक है, यत्न का मतलब क्या होता है, प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अधिसूचना, मतलब नोटिफिकेशन, अधिसूचना का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, तो कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि नियम हो, कोई आदेश देना हो, कोई अधिकार हो, तो वहां पर क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 24 चलेंगे, तो 24 का मतलब अपना राग अलापना का मतलब आप समझ रहे हैं कि अपनी ही बात क्या करना, कहते रहना, दूसरे की बातों को न सुनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पूरइन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन सा अलंकार आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए, हमने बताया था अभी कि रूपक अलंकार जब एक दूसरे से तुलना की बात आती है तो वहां पर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 26 वाले में अगर हम चलेंगे, 26 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा के अगर हम प्रथम चरण में देखेंगे तो 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और द्वितीय और चतुर्थ में चलेंगे तो 11 मात्राएं होती हैं। दोहा सोरठा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, देखिए शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव अगर हम देखेंगे तो शांत रस के स्थायी भाव को अगर हम देखें तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा भाई, इस बात को आप समझिएगा, निर्वेद होता है। 28 अगर हम चले तो 28 में देखिए क्या होगा, 28 का अगर हम देखें शायद पिताजी आए, तो शायद पिताजी आए का मतलब क्या है, संदेह को दिखा रहा है। मुंह तोड़ शब्द में समास कैसा है, तो मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम और देखेंगे, जैसे कि आपका अव्ययी भाव देख ले तो भरसक अव्ययी भाव हो जाएगा। कर्णधारक में परमेश्वर आ जाता है, द्विगुम पंचवटी दोराहा तिराहा, ये सारे क्या आ जाते हैं, द्विगुम आ जाते हैं। ठीक है, आइए, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 30 क्वेश्चन कर रहा है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए क्या कहते हैं, तो गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक प्रयोग शब्द करते हैं अंकसाइनी। ठीक है, अंकसाइनी। तो आज हमने जो है
15 शुरू किया, खत्म किया, और उसके बाद 14 खत्म किया, 13 खत्म किया, 12 खत्म किया। तो 4 प्रैक्टिस सेट हमने क्या किया, आसानी से अच्छे तरीके से देखा। तो अभी आज इसको इसी पर स्टॉप रखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद शाम तक एक वीडियो कोशिश करेंगे कि और अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।